नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के दोस्त बने दुश्मन, कर्नाटक में बीजेपी के लिए गढ़ बचाना भी मुश्किल। क्या है कारण, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भ्रष्टाचार, जातीय आरक्षण और नंदनी अमूल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने कर दी है बीजेपी की राह मुश्किल, कर्नाटक में सुपड़ा साफ होने के संकेत। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में सीपीआई और कांग्रेस 7 सीटों पर मिलकर लड़ेगी चुनाव, 215 सीटों पर सीपीआई देगी बिना शर्त के समर्थन। चौथी खबर में जिक्र होगा कि सत्यपाल मलिक का बयान, मुझे डराने का सरकार का कोई प्रयास काम नहीं करेगा। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए परेशानी बना जातिगत जनगणना का मुद्दा, महाराष्ट्र में भी घिरी भाजपा। दोस्तों, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रोज की खबरों के लिए रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। दोस्त बने दुश्मन, कर्नाटक में बीजेपी के लिए गढ़ बचाना भी मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव में भाजपा का गढ़ माने जाने वाली उत्तरी कर्नाटक में भाजपा की कड़ी परीक्षा होने जा रही है। भगवा पार्टी के प्रयोगों पर इस क्षेत्र के लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे, इस पर सवाल उठ रहा है। क्षेत्र के मतदाताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पीछे खड़े होकर भाजपा को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन येदियुरप्पा को पद छोड़ने के लिए कहा गया और अब लिंगायत नेता पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी भाजपा नेताओं द्वारा अपमान करने की बात कहकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, और ऐसे में सत्तारूढ़ दल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, क्या सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में, और क्या इससे स्थानीय नेताओं का अपमान हो रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से संकेत मिले हैं, जिस प्रकार से वहां के स्थानीय बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, कईयों से पद छोड़ने को कहा गया है, इसके बाद वो नाराज चल रहे हैं, और इससे दोस्तों इसे एक एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक की जनता है, कर्नाटक का जो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो उसे अपमान के तौर पर ले सकता है, क्योंकि नेता से कार्यकर्ता बनता है। और दोस्तों, कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए जबरदस्त समर्थन करता है, लेकिन जब उसके नेताओं को पद छोड़ने के लिए कह दिया जाए, या फिर उसका नेता पार्टी छोड़ दे और ये कह के पार्टी छोड़ दे कि पार्टी में अपमान हो रहा था, और केंद्रीय नेताओं को ज़्यादा वर्चस्व मिलना लगे, और इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्टार प्रचारक बना करके कर्नाटक में लाया जाना लगे, तो इससे जाहिर सी बात है कि कर्नाटक कन्नड़ लोगों को अपमानजनक महसूस हो सकता था, जिसका अब नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भ्रष्टाचार, जातीय आरक्षण और नंदनी अमूल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने कर दी है भाजपा की राह मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर साफ देखी जा सकती है, और ऐसे में कांग्रेस अपने पत्ते बड़ी होशियारी से चल रही है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी अध्यक्ष चुना जाना, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार समेत तमाम बीजेपी नेताओं का कांग्रेस का दामन थामना, अमित शाह का अमूल नंदिनी कोऑपरेटिव विवाद छोड़कर अपनी पार्टी के लिए ही मुसीबत खड़ी कर लेना, ऐसे तमाम मामले हैं जिन्होंने कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को बेहतर कर दिया है। बीजेपी जहां सांप्रदायिकता और जातिवाद के बूते चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और कोऑपरेटिव के मामले को उछाला है। बीजेपी ने जिस तरह अंतिम क्षणों में आरक्षण में बदलाव किया, उससे सभी जातियों में नाराजगी है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को कह चुकी है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के भीतर मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले को वो फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल रही है, लेकिन इससे ना तो लिंगायत खुश है और ना ही दलित खुश है। तो दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ माहौल यहाँ पर बन रहा है, और कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की सारी संभावनाएं बन रही हैं, और बड़ा ही शातिर तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अपने जो पत्ते हैं वो बिछाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में सीपीआई और कांग्रेस 7 सीटों पर मिलकर लड़ेगी चुनाव, हो गया है इसका ऐलान। 215 सीटों पर सीपीआई देगी बिना शर्त के समर्थन। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों और प्रचार जोर पर हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ने राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा सीट में 150 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट रखा है। जहां एक तरफ भाजपा अपने ही नेताओं से घिरी हुई है, उनकी नाराजगी का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उत्साहित है, और इसी माहौल में एक बड़ा ऐलान कर्नाटक के चुनाव को लेकर के हो गया है, जहां पर सीपीआई और कांग्रेस 7 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, और
215 सीटों पर सीपीआई ने बिना शर्त के समर्थन दे दिया है कांग्रेस पार्टी को, जिसके बाद और स्थिति मजबूत कांग्रेस पार्टी के लिए हो गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने सीपीआई से संपर्क किया और उनके केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया। उन्होंने हमारी बात से सहमति जताते हुए हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात मानी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे और सीपीआई के बीच 7 सीटों में फ्रेंडली चुनाव होंगे और बाकी 215 सीटों पर उन्होंने हमको बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा मुझे डराने का सरकार का कोई प्रयास नहीं करेगा काम। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे किसी भी तरह से डराने का सरकार का रवैया काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे लोग मेरे साथ हैं। ये शब्द उन्होंने बीते शनिवार को तब कहे जब दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह उनके घर से बाहर से हिरासत में ले गए 20-25 खाप नेताओं को छोड़ दिया। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लगभग 250 से 300 लोग मलिक के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे नई दिल्ली के सोम विहार स्थित उनके घर पर जमा हुए थे और मलिक से 28 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूछताछ करनी है। सीबीआई से पूछताछ संबंधी नोटिस मलिक को द वायर के साथ की उस साक्षात्कार के हफ्ते भर के भीतर मिला है जिसमें मलिक ने पुलवामा आतंकी हमले और प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार के प्रति नरम रुख पर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए परेशानी बना जातिगत जनगणना का मुद्दा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना की मांग पर एक बार फिर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परेशानी होने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना भी इसमें शामिल हो गई है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के बाद विपक्षी नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आने लगे हैं। नाना पटोले ने कहा था कि राज्य सरकार इसे लेकर कोई भी फैसला लेने में अनिच्छुक लग रही है और इससे पहले नाना पटोले ने यह मुद्दा दिसंबर 2021 में उठाया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकियों पर करोड़ों खर्च करते हो, शहीद सैनिकों के लिए फूटी कौड़ी नहीं, एसजीपीसी पर भड़के कांग्रेस सांसद बिट्टू। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमले में पंजाब के 4 सैनिकों के बलिदान होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख और अकाल तख्त जत्थेदार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। बिट्टू ने शीर्ष सिख प्रतिनिधि निकायों के 2 प्रतिनिधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भगोड़े खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगी जैसे असामाजिक तत्वों का समर्थन और बचाव करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, मगर उन्हें शहीद परिवार की चीखें नहीं सुनाई देती। लुधियाना के कांग्रेस सांसद बिट्टू ने पूछा है कि ये भेदभाव क्यों? क्या वो सैनिक सिख समुदाय से नहीं थे? एसजीपीसी अपने आप को सिख की संसद कहती है, तो क्या वो सैनिक सिख नहीं थे जो बलिदान हुए? क्या शहीद सैनिकों के छोटे बच्चों की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती? आपको देश की रक्षा करने वालों के परिवारों के लिए कोई पीड़ा नहीं होती, मगर सिर्फ उन लोगों का दर्द दिखता है जो इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। 3 दिन हो गए मगर ना तो एसजीपीसी के अध्यक्ष और ना ही अकाल तख्त के जत्थेदार ने पूंछ में बलिदान हुए जवानों के लिए एक शब्द भी संवेदना प्रकट नहीं की। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।